जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सटीक रणनीति के साथ अपना अभ्यास कर रहे होंगे। इसी के तहत हमारी अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का एपिसोड 13 है। इसमें हम सभी परीक्षाओं की, राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की सभी परीक्षाओं की प्रश्नों का हम संकलन लेके आते हैं आपके सामने सटीक व्याख्या और उत्तर के साथ। आपसे आपको ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे मिलेंगी एक नियमानुसार, क्योंकि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। अब आप इसको रोज़ सुबह 6 बजे उठ के सीधे इसका अभ्यास करिए। वैसे तो आपका अपना टाइम टेबल होगा, लेकिन एक नियम बना लीजिए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, चालुक्य प्रशासन में गामुंड किसे कहा गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारे सामने जैसे ये प्रश्न आया तो हमने चालुक्य के बारे में जैसे ये प्रश्न हमारे सामने आया तो हमने चाणक्य के बारे में सारा अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गामुंड किसे कहते हैं। गामुंड जो है ये ग्राम अधिकारी को कहते हैं चालुक्य शासन में। तो कुछ लेख जो मिले थे उसमें बताया गया कि गामुंड जो है वो ग्राम अधिकारी है। ठीक है। अगला हमारे सामने पॉइंट है, चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो वातापी का चालुक्य वंश था, वातापी यानी कर्नाटक का जो बागलकोट जिला है जिसे हम आधुनिक बादामी कहते हैं, वहाँ पर चालुक्य वंश जो दक्कन का इलाका है वहाँ पर उसकी स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने। हर इस तरह के जो साम्राज्य होते थे उनका शासक, उनका अंतिम राजा, उनके महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या कोई उन्होंने युद्ध वगैरह या विजय प्राप्त किए तो वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उससे इतिहास बनता है। अब इनका क्या था, इनका जो पहला शासक था वो तो आपके पुलकेशिन प्रथम हो गए। अंतिम इनका कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग ने मार दिया, मार के हरा के फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो दक्कन भारत का जो दक्कन का हिस्ट्री होती है एक समानांतर चल रही होती है। उधर नॉर्थ इंडिया में चल रहा होता है, इधर दक्षिण भारत में चल रहा होता है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। उधर हर्षवर्ष आए होते हैं, इधर चालुक्य वाला चल रहा होता है। फिर पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक उनके दक्षिण विजय को रोक दिया होता है, यह आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार इतिहास की पूरी कहानी है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था। इसी की हम बात कर रहे थे अभी। तो देखिए इतिहास में ना ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास रटोगे, वन लाइनर के रूप में पढ़ोगे, जैसे हम केवल लुसेंट से पढ़ते तो हम नहीं समझ पाएंगे। इतिहास पढ़ने के लिए आपको चीज़ों को पृष्ठभूमि में समझना पड़ता है कि क्या हो रहा था, उसके बाद क्यों हुआ ऐसा, उसके होने का कारण क्या था, पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा। ठीक है ना। तो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होता है, एक कालक्रम समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कोई टॉपिक में लेके आऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा। इतिहास को अगर सही तरह से पढ़ा जाए तो बहुत सरल हो जाता है। रिवीजन करना एक दूसरी चीज़ है, जो थोड़े बहुत तथ्य याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। तो पढ़ना इस तरह से होता है। तो आप तुरंत चालुक्य वंश को उठा के अभी के अभी पढ़ डालिए। ये रिवर्स रिवीजन है, ये थोड़ा समय लेता है, थोड़ा सा कष्टकारी लगता है। मन हमारा मन के छोड़ यार बाद में देखेंगे, अभी खाली क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं, तुरंत खोलिए। टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा रिवीजन होगा। करके देखिए, ये ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड तरीका है। अगला तो ये पुलकेशिन द्वितीय को जो हराया था, को जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्ष पर विजय प्राप्त की थी 618, ये लगभग वाला वर्ष है, इतने से इतने के बीच में होगा। तो 600, इसको झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर आयोग ने इसे 618 माना है। नर्मदा नदी के तट पर ये हुआ था, ये जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, दाय भाग ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। दाय भाग ग्रंथ इसका मतलब होता है पैतृक धन का विभाजन। ये जीमूत वाहन द्वारा रचित है। ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और ये जीमूत वाहन जो है एक बंगाली ब्राह्मण हुआ करते थे, ज्ञानी पंडित हुआ करते थे। ठीक है। तो ये परीक्षा में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मट का युद्ध हुआ था दारा शिकोह, शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। 1658 में औरंगजेब जीत गए, दारा शिकोह का गला काट दिया और वो सिर भेज दिया शाहजहाँ को। शाहजहाँ उस समय बीमार पड़े हुए थे और धड़ कहीं और दफना दिया। ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी थी इसके पीछे। तो आप तुरंत के तुरंत इसको मुगल साम्राज्य को देख सकते हैं, उसमें औरंगजेब को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट क्या है। आपने चिपको सुना होगा, चिपको की ही तर्ज पर एक अपिको मूवमेंट चला था। वो चला था आपके कर्नाटक के पश्चिमी घाट के वनों में। किस लिए, वही जैसे उत्तराखंड में था वनों की कटाई को रोकने के लिए, तो वैसे ही वनों की कटाई को रोकने के खिलाफ 1983 में यह आंदोलन चला था। ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे वो पांडुरंग, ये यहाँ पर इसको हॉ कर लीजिएगा, ये हेगड़े है, HEG है, हेगड़े, HEGDE। ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये HEG है, हेगड़े।
ये आपका हेगड़े है। हे गड़े, ठीक है, इसको आप हेगड़े कर लीजिएगा। तो ये पांडुरंग हेगड़े है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, पांडुरंग हेगड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 120वां प्रश्न। इंद्रधनुषी देश किसे कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या आगे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। प्रश्न आया था शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, और ये यहाँ पर प्रश्न है शिवाजी की राजधानी का। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, महाराष्ट्र। एम एच फॉर महाराष्ट्र, ये एम एच जो लिखा है ये MAHARASSTR है, महाराष्ट्र के बारे में है, ठीक है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, महाराष्ट्र है। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिणी महाराष्ट्र में ये रायगढ़ एक ज़िला है, वहाँ पर इनकी राजधानी थी। 1674 में उन्होंने स्थापित करी थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। घोषणा हुई थी 1976 में पहली बार, फिर 1981 में संशोधन हुआ, फिर 15 फरवरी 2000 से लागू हुई, नई नीति लागू हुई थी। तो इसमें वही था, टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, मृत्यु दर को कम करना है, ये सब चीज़ें थी। तो बहुत सारे बिंदु है, लेकिन वो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण अभी नहीं है। जब हम UPSC की तैयारी करते हैं, UP PCS की तैयारी भी करते हैं, उत्तराखंड PCS की तैयारी करते हैं, तो तब हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फिलहाल के इतना इतना हमारे लिए पर्याप्त होता है। फिर आता है अंत्योदय दिवस। देखिए अंत्योदय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों है? क्योंकि अंत्योदय का मतलब, सबसे पहले तो अंत्योदय का मतलब होता है जो गरीब आदमी होता है उसका उदय, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को उठाना, उसका उद्धार करना, ये अंत्योदय का मतलब होता है, ठीक है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस था। देखिए क्या हुआ था, पहले अंत्योदय 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाने की घोषणा की। तब से ये अंत्योदय दिवस जो है राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से इसको पहचान मिली, ठीक है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। वो जो आज भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ से बनी थी उसके महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उनका ये नारा भी था अंत्योदय का। तो फिर उन्हीं के जन्मदिन को ये इस रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्य महिला समाज का संस्थापक। तो ये कौन था? पंडिता रमाबाई। पंडिता की इनको उपाधि मिली थी। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। ये जो पंडिता रमाबाई थी ना, ये समाज सुधारक थी, ठीक है। तो इन्होंने 1882 में पुणे चली गई। पुणे में इन्होंने आर्य वुमेन सोसाइटी, आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये करी थी पुणे में। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, अब जब आपने आर्य महिला समाज सुना तो आपके दिमाग में आर्य समाज भी आया होगा। तो आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे, ठीक है ना, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये प्रश्न एक फैक्ट के रूप में है। UGC का गठन कब हुआ था? यह एक प्रश्न आया था। और एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश PCS में आया था कि इनमें से कौन सा जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो उसमें आपका ये था, UGC था, विश्व जो आपका होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये देखिए इसकी स्थापना हुई थी, वैसे तो इसकी स्थापना 1953 में राधाकृष्ण आयोग की अनुशंसा पे हुई थी, लेकिन अधिनियम बना के, प्रॉपर एक्ट बना के 1956 में इसको स्थापित किया गया। मतलब वास्तविक तौर पे 1956 के एक्ट द्वारा इसको एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैचुरी बॉडी, STATU स्टैचुरी TORY, इस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या करता है, ये यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देता है, मान्यता देता है, हायर एजुकेशन को एक किस्म से उसके ऊपर नियंत्रण इसी का रहता है, ठीक है ना। तो ये सारा यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है। तो आपको ये महत्वपूर्ण डेट 1956 याद रखनी है। 1953 में स्थापना की, 1956 में प्रॉपर तरीके से वैधानिक निकाय बन गया। परीक्षा में ऐसे पूछा गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक है, इसको समाप्त करते हैं। देखिए ये GK की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये रोज़ सुबह 6 बजे आपके पास अब नियमित रूप से आएगी। इसके अलावा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड करंट अफेयर और हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप इनको निरंतर देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, साझा करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, ठीक है। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ उनको भी बताइए, यह हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।